टॉपिक है ब्रिंगिंग सिनेमन टू यूरोप। क्वेश्चन 1 से 9 है। कंप्लीट द नोट्स बिलो, ब्लैंक्स हैं, सो वन वर्ड ओनली। सो हम चूज कर सकते हैं सिर्फ वन वर्ड। अर्ली हिस्ट्री ऑफ सिनेमन। यहाँ पे टर्म लिखी हुई है बिब्लिकल टाइम्स, और यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल गया टर्म बिब्लिकल टाइम्स। एडेड टू, एडेड का मतलब क्या होता है? सो यहाँ पे लिखा है मेंशन इन सेवरल बुक्स ऑफ बाइबल बोथ। ये कई बुक्स ऑफ बाइबल में मेंशन किया हुआ है एज एन इंग्रेडिएंट विच वॉज मिक्सड विद ऑयल्स। तो ये किस में मिक्स किया जाता था? ऑयल्स में। ठीक है, तो एक तो ये हो गया एडेड टू ऑयल्स। ठीक है, सेकंड है यूज्ड टू शो डैश बिटवीन पीपल। तो एक ये हो गया, बोथ मतलब दो चीज़ें होंगी, एंड ऑल्सो एज ए टोकन इंडिकेटिंग। इंडिकेटिंग का मतलब हो गया शो करना, इंडिकेट का मतलब हो गया शो। फ्रेंडशिप अमंग लवर्स एंड फ्रेंड्स, तो बिटवीन पीपल हो गया, अमंग का हो गया बिटवीन, लवर्स एंड फ्रेंड्स हो गया पीपल। सो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है एंशियंट रोम, यूज्ड फॉर इट्स स्वीट स्मेल एट। एट का मतलब कहाँ पे यूज़ किए जाते थे। सो उसे स्वीट स्मेल के लिए यूज़ किया जाता था कहाँ पे? यहाँ पे लिखा है इन एंशियंट रोम। यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई एंशियंट रोम। मोर्नर्स मतलब जो मातम मनाने जाते थे, अटेंडिंग फ्यूनरल्स, जिससे जिनकी मौत हो गई वहाँ पे जो मातम मनाने जाते थे, बर्नट सिनेमन टू क्रिएट ए प्लीजेंट स्मेल। तो जो अटेंड करते थे, यूज्ड फॉर इट्स स्वीट स्मेल एट फ्यूनरल्स। यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो फ्यूनरल्स पे जो लोग थे ना, माता मनाने जाते थे, तो वो सिनेमन को यूज करते थे टू क्रिएट ए प्लेजेंट स्मेल। नेक्स्ट है मिडल एजेस। तो ये चेक करते हैं, यहाँ पे मिल गया इन मिडल एजेस। एडेड टू फूड स्पेशली मीट, तो यहाँ पे यूरोपियंस हु कुड अफोर्ड द स्पाइस यूजेस टू फ्लेवर फूड। तो फूड में यूज ऐड किया जाता था उसको फ्लेवर करने के लिए, खासकर मीट। And to impress those around them with their ability to purchase an expensive condiments for the exotic east। तो condiments हो गए मसाले, तो वो बाकियों को अपनी ये क्षमता दिखाने के लिए, कैपेबिलिटी कि हम परचेज कर सकते हैं, एक्सपेंसिव मसाले हैं, तो वो शो करने के लिए। एट ए बैंक्वेट, बैंक्वेट होता है खाने की पार्टी। ए होस्ट वुड ऑफर गेस्ट ए प्लेट विद वेरियस स्पाइसेस। तो जो होस्ट है, जो जिसने पार्टी दी है, वो अपने गेस्ट को बहुत सारे स्पाइसेस प्लेट में सजा के देते थे। पाइल्ड अपॉन इट, तो प्लेट के ऊपर ढेरी लगा देते थे, एज ए साइन ऑफ द वेल्थ एट इज और एट हिज और हर डिस्पोजल, कि उसके पास कितनी वेल्थ है। तो यहाँ पे हो गया। सो मिडिल एजेस में वॉज एन इंडिकेशन ऑफ ए पर्सनस डैश। तो वो इंडिकेशन मतलब वो क्या शो करता था? पर्सन की वेल्थ। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वेल्थ। Cinnamon was also reported to have health benefits and was thought to cure various ailments। तो क्योर का मतलब होता है वो बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं, बीमारियां। सो बहुत सारी बीमारियों को क्योर मतलब ठीक कर देता था वो। सच एज इनडाइजेशन। सो इनडाइजेशन एलिमेंट के बाद लिखा है सच एज मतलब ये इसकी एग्जाम्पल है। किसकी? एलिमेंट की एग्जाम्पल क्या है? इनडाइजेशन। सो नोन एज ए ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब क्योर मतलब ट्रीटमेंट फॉर डैश एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो एलिमेंट्स हो गया प्रॉब्लम्स, तो अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स मतलब यहाँ पे भी जो लिखेंगे वो प्रॉब्लम होगी, और वो आंसर होगा इंडाइजेशन। सो ग्रोन इन डैश, सो ये हम चेक करेंगे कहाँ पे इसे ग्रो किया जाता था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मिडिल एजेस द यूरोपियन मिडिल क्लास बिगेन टू डिजायर द लाइफ स्टाइल ऑफ द एलीट। तो जब मिडिल एजेस की खात्मा होने वाला था, मतलब जब एंड था ऑलमोस्ट, तो यूरोपियन की जो मिडिल क्लास थी, उन्होंने लाइट का जो लाइफस्टाइल है उसको डिज़ायर की कि हम भी वैसा ही लाइफस्टाइल हम जिए, इंक्लूडिंग देयर कंजम्पशन ऑफ स्पाइसेस। तो वो स्पाइसेस भी कंज्यूम करना चाहते थे, वो भी मतलब रिच पर्सन की तरह रहना चाहते थे। दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ डिमांड इन सिनेमन एंड अदर स्पाइसेस। इससे बाकी की डिमांड बढ़ी स्पाइसेस की। एट द टाइम सिनेमन वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय अरब मर्चेंट्स। उस समय ना सिनेमन अरब मर्चेंट्स ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते थे। who closely guarded the secret of the source of the spices and potential rivals। तो वो उसे बचा के रखते थे, किसको? ना ही किसी को सोर्स पता लगे स्पाइस का, और ना ही वो राइवल्स को भी, राइवल से मतलब अपने विद्रोहियों से प्रोटेक्ट करके रखते थे उनको, ताकि किसी को पता न लगे। दे टुक इट फ्रॉम इंडिया वेयर इट वॉज ग्रोन। तो यहाँ से हमें पता लगा
को कहाँ से लेते थे वो? इंडिया से, जहाँ पे ये ग्रो होता था. सो आंसर आया था, यहाँ पे आएगा ग्रोन इन इंडिया. They took it from India where it was grown on camels by a overland route to the Mediterranean. तो वो जो ऊंट हैं उसके थ्रू वो लैंड के ऊपर से, ओवरलैंड रूट से वो मेटेरियन तक लेके जाते थे. सो मर्चेंट्स यूज्ड camels to bring it to the Mediterranean. The journey ended when they reached Alexandria. तो जर्नी कब ख़त्म होती थी? ठीक है, जब वो कहाँ पे पहुँच जाते थे? Alexandria. Arrived in Mediterranean at dash. तो यहाँ कहाँ पर पहुँचती थी ये? So answer would be Alexandria. So traders took it to dash and sold it to destinations around Europe. तो वो उसको कहाँ पे ले जाते थे? यहाँ पे हम आंसर देंगे कहाँ पे ले जाते थे, और फिर बेचते थे उसको डेस्टिनेशंस अराउंड यूरोप. वो पूरे यूरोप में उसको कई जगह पे बेचते थे. तो यहाँ पे है यूरोपियंस ट्रेडर्स सेल्ड देयर टू परचेज देयर सप्लाई ऑफ सिनेमन. तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे तो वहाँ से ये परचेज करते थे सिनेमन. देन ब्रॉट इट बैक टू विंस. तो वो कहाँ पे लेके आते थे? वो विंस में. द स्पाइसेस देन ट्रेवल्ड फ्रॉम दैट ग्रेट ट्रेडिंग सिटी टू मार्केट्स ऑल अराउंड यूरोप. तो फिर जो स्पाइसेस थी वो इस सिटी से, विंस से ना, पूरे यूरोप में वो बिकती थी, मार्केट होती थी उनकी. सो ट्रेडर्स उसको कहाँ पे लाते थे? विंस में. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 से 13 तक है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. क्वेश्चन नंबर 10 है, द पुर्तगीज हैड कंट्रोल ओवर द सिनेमन ट्रेड. तो जो पुर्तगीज थे उनका कंट्रोल था ओवर द सिनेमन ट्रेड इन सेलोन थ्रू आउट द 16th सेंचुरी. तो पूरा 16th सेंचुरी उनका सिनेमन के ट्रेड पर कंट्रोल था, परचेज और सेल का. तो सबसे पहले 16th सेंचुरी कहाँ से शुरू होती है? सो 1501 से शुरू होके 1600 तक क्या होती है? 16th सेंचुरी. तो हम चेक करते हैं. यहाँ पे लिखा है इन 1518 द पुर्तगीज बिल्ट ए फोर्ट ऑन सिलोन which enabled them to protect the island, so helping them to develop a monopoly in the cinnamon trade and generate very high profits. तो सबसे पहले मोनोपली का मतलब होता है जब कोई सामान सिर्फ एक ही पर्सन बेच पाए या एक ही कंपनी बेच पाए और किसी को अधिकार या किसी के पास पॉसिबिलिटी ना हो बेचने की. तो उस केस में एक ही पर्सन जब सब बेचता है तो उसको बोलते हैं हम मोनोपली, या एक ही कंपनी सब कुछ बेचे उसको हम बोलते हैं मोनोपली. तो 1518 में पुर्तगीज आ गए थे. व्हेन द पुर्तगीज अराइव्ड, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे मेंबर्स को स्लेव बना लिया, मतलब गुलाम बना लिया. उनको फोर्स किया कि वो सिनेमन बनाएं, हार्वेस्ट करें. तो 1518 में पुर्तगीज़ ने एक फोर्ट, एक किला बना लिया और उससे उन्होंने पूरे आइलैंड को उसके बीच में आ गया. तो उससे उनकी मोनोपली हो गई सिनेमन ट्रेड की एंड जनरेट हाई प्रॉफिट्स. उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट्स जनरेट किए. और इन लेट 16th सेंचुरी में, मतलब 16th सेंचुरी के अंत तक, फॉर एग्जांपल दे इन्जॉयड ए 10-fold होता है 10 गुना प्रॉफिट उन्होंने इन्जॉय किए व्हेन शिपिंग सिनेमन ओवर ए जर्नी ऑफ 8 days फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, सिनेमन टू इंडिया. तो 10 गुना उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किए. तो इसका मतलब उनकी डेफिनेटली मोनोपली हो गई थी. तो उनको कंट्रोल था, उनका पूरा कंट्रोल था सिनेमन ट्रेड पे पुर्तगीज़ का. सो इसलिए हमारा ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ट्रू. नेक्स्ट है द डच. जो डच पीपल थे टुक ओवर का मतलब होता है कब्जा कर लेना. सिनेमन ट्रेड, सो सिनेमन ट्रेड पर कब्जा कर लिया फ्रॉम द पुर्तगीज से एज सून एज दे अराइव्ड इन सेलोन. तो एज सून एज मतलब जैसे ही वो पहुँचे, अराइव्ड मतलब पहुँचे, जैसे ही वो पहुँचे उन्होंने कब्जा कर लिया सिनेमन ट्रेड पे. तो यहाँ पे अगर देखें, व्हेन द डच अराइव्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ सदर्न एशिया एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, जब डच आए थे ना वहाँ पे, दे सेट देयर साइट्स ऑन डिस्प्लेइंग द पुर्तगीज एज किंग ऑफ सिनेमन. तो उन्होंने अपनी साइट्स, मतलब उस ऐसा डिस्प्ले किया कि पुर्तगीज कौन है? किंग ऑफ सिनेमन है, मतलब पुर्तगीज के पास ही है सब कुछ, वही किंग है. द डच अलाइड का मतलब होता है दोस्त बन गए, देमसेल्स विद कैंडी एन इनलैंड किंगडम ऑन सिलोन. तो उन्होंने एक किसी के साथ दोस्ती कर ली. सो इन रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ एलिफेंट्स इन सिनेमन दे प्रोटेक्टेड द नेटिव किंग फ्रॉम द पुर्तगीज. तो नेटिव किंग मतलब जो वहाँ पे को जो
सिलोन का जो नेटिव किंग था ना वहाँ का, तो उसको बचाने की वो बचाते थे डच, तो उसके बदले में वो उनको एलिफेंट्स और सिनेमन दे की जगह पेमेंट करते थे। तो राजा ने बोला कि हमको बचाओ, हम तुमको एलिफेंट और सिनेमन देंगे। इन 1640 the Dutch broke 150-year Portuguese monopoly when they overran and occupied their factories. तो 1640 में उन्होंने 150 साल पुराने मोनोपोली को ख़त्म कर दिया और उनकी फैक्ट्रीज पे कब्जा कर लिया। ऑक्यूपाइड मतलब कब्जा कर लेना। बाय 1658 दे हैड परमानेंट एक्सपेल्ड द पुर्तगीज फ्रॉम द आइलैंड। एक्सपेल्ड होता है बाहर निकाल दिया उन्होंने, पूरी तरह पुर्तगीज को बाहर निकाल दिया। देयर बाय गेनिंग कंट्रोल ऑफ द लुक्रेटिव सिनेमन ट्रेड। तो उन्होंने कंट्रोल वहाँ का ले लिया। लेकिन इसको बहुत समय लग गया डच को आते ही उन्होंने एज सुन एज वो आए उन्होंने पुर्तगीज से ट्रेड नहीं ले लिया था। सो इसका मतलब ये हो जाएगा फॉल्स। तो जैसे अगर 17th सेंचुरी हो, ठीक है, तो इसको अगर हम 3 पार्ट्स में बांटें, ठीक है, तो जो अर्ली होगी 17th सेंचुरी, एक होती है मिड 17th सेंचुरी, एक होती है लेट 17th सेंचुरी। तो इनका डिफरेंस क्या होगा? सो अर्ली 17th सेंचुरी होगी 1601 से लेके 1633 तक। तो जो मिड 17th सेंचुरी होगी वो होगी 1634 से लेके 1666 तक। और जो लेट 17th सेंचुरी होगी वो होगी 1667 से लेके 1700 तक। ठीक है, तो आपको ये समझ आना चाहिए। तो आए तो वो 17th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी में आ गए थे, तो इसका मतलब वो आ तो गए थे 1601 से 1633 के बीच में। लेकिन जो उन्होंने मोनोपोली तोड़ी तो वो तो मिड में आए, मिड में उन्होंने कब्जा किया, तो इसको मतलब समय लग गया। तो लेकिन एज सुन एज वो आए तभी नहीं हुआ था ये। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, द ट्रीज प्लांटेड बाय द डच। जो ट्रीज किसने प्लांटेड मतलब लगाए थे, किन्होंने लगाए थे? डच ने। प्रोड्यूस्ड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सिनेमन, वो उन्होंने लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सिनेमन प्रोड्यूस किए देन द वाइल्ड ट्रीज से। सो कंपैरिजन हो गया यहाँ पे ये तो है। ओवर टाइम द सप्लाई ऑफ द सिनेमन ट्री ऑन द आइलैंड बिकेम नियरली एग्जॉस्टेड ड्यू टू सिस्टमैटिक स्ट्रिपिंग ऑफ द बार्क। तो वो बार्क को तोड़ते रहते थे, मतलब तने को। तो जो सप्लाई थी सिनेमन की वो क्या हो गई? नियरली एग्जॉस्टेड। नियरली एग्जॉस्टेड का मतलब क्या हुआ कि लगभग ख़त्म हो गई थी। ठीक है, जो सप्लाई थी सिनेमन ट्री की वो ख़त्म हो गई थी। इवेंचुअली मतलब फाइनली उन्होंने अंत में क्या किया? द डच बिगेन कल्टिवेटिंग देयर ओन सिनेमन ट्री। सो जो डच है उन्होंने अपना खुद का सिनेमन ट्री लगाना शुरू कर दिया टू सप्लीमेंट द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ वाइल्ड ट्रीज अवेलेबल फॉर यूज़। जो वाइल्ड ट्रीज़ की कमी थी ना, कम हो रहे थे, उसको सप्लीमेंट करने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा उस पर थोड़ा खुद के उन्होंने ट्री लगा दिया, क्योंकि उससे पैदावार कंप्लीट नहीं हो रही थी। ट्रीज तो उन्होंने खुद के लगाए, लेकिन जो उनके खुद के ट्रीज थे वो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सिनेमन प्रोड्यूस करते थे देन द वाइल्ड ट्रीज। जो असली सिनेमन ट्री से उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे या उससे कम प्रोड्यूस करते थे, इसका कोई कंपैरिजन वहाँ पे नहीं है। सो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा नॉट गिवन। 13th क्वेश्चन है, द स्पाइस ट्रेड। जो स्पाइस ट्रेड था मेंटेन्ड इट्स, एक मेंटेन्ड का मतलब उसने बनाई रखी अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में उसने अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखा। तो यहाँ पे 19th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है, जो सिनेमन की 1000 प्रोडक्शन टन हो गई। तो यहाँ पे अगर फर्दर पढ़ें, नॉट ओनली वॉज अ मोनोपली ऑफ सिनेमन बिकमिंग इम्पॉसिबल। जो सिनेमन की मोनोपली तो इम्पॉसिबल हो गई थी, बट द स्पाइसेस ट्रेड ओवरऑल वॉज डिमिनिशिंग इन इकोनॉमिक पोटेंशियल। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पाइस का ट्रेड था ना, मसालों का ट्रेड था, ओवरऑल वो भी कम हो गया था इकोनॉमिक पोटेंशियल के हिसाब से। मतलब अब उसको उसमें इतना पैसा नहीं था। एंड वॉज इवेंचुअली सुपरसीडेड। सुपरसीडेड का मतलब हो गया उससे आगे निकल गए। कौन आगे निकल गए? बाय द राइज ऑफ ट्रेड। सो इट वॉज इवेंचुअली सुपरसीडेड बाय द राइज ऑफ ट्रेड इन कॉफ़ी, टी, चॉकलेट एंड शुगर। सो ये कॉफ़ी, टी, चॉकलेट एंड शुगर का जो ट्रेड था ना, ये इसके ऊपर चला गया, मतलब उसके उसको पीछे छोड़ दिया है इसने, स्पाइसेस को। तो इसलिए क्या इसने अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को बनाए रखा, मेंटेन किया? नहीं, ये गलत हो गया। इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द केमिकल नोन एज द लव हार्मोन। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स। सो स्टार्टिंग में 14 से लेकर 17 क्वेश्चन है, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम 14th क्वेश्चन का रेफर करें, रेफरेंस टू द रिसर्च शोइंग द बेनिफिशियल इफेक्ट्स। सो बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन पीपल। सो बेनिफिशियल इफेक्ट्स कहाँ पे हैं ऑक्सीटोसिन के? दीज
follow-up studies have shown that after a sniff of the hormone, sniff होता है जब नाक से हम किसी चीज़ की ऐसे करके सांस लें तो उसे स्निफ कहते हैं। तो स्टडीज़ ने शो किया है अगर इस हार्मोन का जो स्निफ है मतलब नाक से जब इसको सांस में लें, द पीपल बिकम मोर चैरिटेबल, लोग ही ज़्यादा चैरिटेबल हो जाते हैं, बेटर इन रीडिंग इमोशंस ऑफ अदर्स फेस एंड एट कम्युनिकेटिंग कंस्ट्रक्टिवली इन आर्गूमेंट्स। कंस्ट्रक्टिवली होता है जिसका फ़ायदा हो आर्गूमेंट्स में। तो जैसे ही उन्होंने हार्मोन उन्होंने लिया तो सूंघा तो वो चैरिटेबल हो गए, इमोशंस अच्छी तरह से रीड करने लगे, कम्युनिकेशन अच्छी हो गई आर्गूमेंट्स में। टुगेदर द रिजल्ट्स फ्यूल्ड द व्यू दैट ऑक्सीटोसिन यूनिवर्सली इन्हांस द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोशल नेचर। इन्होंने हमारे सोशल नेचर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को इन्हांस कर दिया है। सो इसलिए बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन पीपल, सो आंसर आ जाएगा ये बी पैराग्राफ में, हमें क्लियर हुआ। 15th क्वेश्चन है रीजंस व्हाई द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन आर कॉम्प्लेक्स। जो इसके इफेक्ट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ ये कहाँ पे दिया है, अगर हम एफ पैराग्राफ पढ़ें, इट इफेक्ट्स प्रिमिटिव, ये इफेक्ट करता है, किसको करता है, प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइक दिस एमिगडाला। So it's going to have many effects on just about everything. तो ये जो हमारे ब्रेन के किसी प्रिमिटिव मेन पार्ट पे इफ़ेक्ट करता है, तो इसलिए इट इज़ गोइंग टू हैव मैनी इफ़ेक्ट्स, किसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होंगे ऑन जस्ट अबाउट एवरीथिंग, वो हर किसी चीज़ पे इफ़ेक्ट करेंगे। सो इसलिए हमें जो इसके इफ़ेक्ट्स की जो बात हुई है ऑक्सीटोसिन के, जो बहुत ज़्यादा हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं, रीजंस के बताएं, क्योंकि ये हमारे मेन पार्ट पे, ब्रेन के जो मेन हिस्से है उस पर इफ़ेक्ट करता है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट जो है वो हर जगह पे होता है। इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा एफ। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है मेंशन ऑफ ए पीरियड। सो कुछ से पीरियड के बारे में बोला है इन विच ऑक्सीटोसिन अट्रैक्टेड लिटिल साइंटिफिक अटेंशन, जहाँ पे ऑक्सीटोसिन की लिटिल मतलब बहुत ही कम साइंटिफिक अटेंशन थी, मतलब साइंस के लोगों ने, साइंटिस्ट ने उन पे ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे लिखा है फॉर 8 years, बी पैराग्राफ में, इट वॉज क्वाइट ए लोनसम फील्ड। लोनसम होता है लोनली, मतलब इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, ये अकेली थी। तो 8 साल के लिए, तो ये हमारा हो गया मेंशन ऑफ ए पीरियड 8 साल के लिए। ऑक्सीटोसिन अट्रैक्टेड लिटिल साइंटिफिक अटेंशन, ये एक लोनसम फील्ड थी, मतलब इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। सो इसलिए हमारा अगेन ये आंसर आ जाएगा बी। 17th क्वेश्चन है रेफरेंस टू पीपल, लोगों की बात की है, इग्नोरिंग सर्टन आस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च डाटा। तो उन्होंने रिसर्च डाटा के कुछ आस्पेक्ट्स को इग्नोर किया लोगों ने। देयर वर साइंस ऑफ दीज सब्टिलिटीज इन फ्रॉम द स्टार्ट। सब्टिलिटीज होता है बारीकियाँ, तो स्टार्टिंग से ही इसमें कुछ बारीकियाँ के साइंस थे। बराट्स हैज़ रिसेंटली शोन, उसने रिसेंटली बताया दैट इन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स, आधे जो रिजल्ट्स थे ना, ऑक्सीटोसिन इन्फ्लुएंस्ड ओनली सर्टेन इंडिविजुअल्स और इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जो ऑक्सीटोसिन था उसने कुछ ही इंडिविजुअल्स को कुछ खास सर्कमस्टांसेस में ही इन्फ्लुएंस किया था। वेयर वंस रिसर्चर्स टुक नो नोटिस ऑफ सच फाइंडिंग, और रिसर्चर्स ने टुक नो नोटिस, इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इन फाइंडिंग्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि किन सर्कमस्टांसेस में या किस तरह के जो इंडिविजुअल्स थे वो ऑक्सीटोसिन से इन्फ्लुएंस हुए। तो रिसर्चर्स ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। तो इसलिए हमारा 17th का आंसर आ जाएगा, ये हमें किस पैराग्राफ में मिला, ई। 18th क्वेश्चन है पीपल फॉर मोर ट्रस्टिंग, लोग ज़्यादा भरोसा करते थे व्हेन अफेक्टेड बाय ऑक्सीटोसिन। अफेक्टेड मतलब जब उन पे ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट होता था, असर होता था, तो लोग ही ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे। अगर यहाँ पे हम देखें, मार्कस और उसके कलीग्स ने इस यूनिवर्सिटी में आस्क्ड वॉलंटियर्स टू डू एन एक्टिविटी इन विच, तो उन्होंने वॉलंटियर्स को बोला कि कोई एक्टिविटी करो इन विच दे कुड इन्वेस्ट मनी विद एन अनोनिमस पर्सन हु वॉज नॉट गारंटेड टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो उन्होंने वॉलंटियर्स को बोला कि आप इन्वेस्ट करो पैसा अनोनिमस पर्सन मतलब स्ट्रेंजर पर्सन पे, जिसके पास आपकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ईमानदार है कि नहीं है। सो द टीम फाउंड आउट, टीम को पता लगा दैट पार्टिसिपेंट्स हु हैड स्निफ्ड ऑक्सीटोसिन वाई ए नेजल स्प्रे, नेजल स्प्रे मतलब नाक के जो स्प्रे है उससे उन्होंने स्निफ सूंघा था,
तो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने सूंघा था ऑक्सीटोसिन नाक के स्प्रे से बिफोर हैंड इन्वेस्टेड मोर मनी देन दोज हु रिसीव्ड ए प्लेसिबो इंस्टेड। तो जिन्होंने नाक से नेजल स्प्रे से ऑक्सीटोसिन स्निफ किया था उन्होंने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया उनकी बजाय जिनको प्लेसिबो इफेक्ट मिला था। प्लेसिबो इंस्टेड मतलब प्लेसिबो मिला था। प्लेसिबो क्या होता है, जैसे कईयों को तो ऑक्सीटोसिन मिल गया, ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई मेडिसिन है, कोई चीज़ है, उनको दे दी। प्लेसिबो क्या होता है, इसको आप मीठी गोली बोल सकते हो। मतलब प्लेसिबो दिया उनको, मतलब उनको बोला ये गया कि आपको ऑक्सीटोसिन मिलेगा, लेकिन दिया उनको कुछ और। इसका मतलब उनको ऑक्सीटोसिन नहीं दिया, दिया कुछ और उनको, लेकिन उनको बोला ऐसे गया कि नहीं आपको ऑक्सीटोसिन ही दिया है, मतलब उनसे गलत बोला गया कि आपको ऑक्सीटोसिन दिया है। सो प्लेसिबो इफेक्ट वो होता है जैसे कोई डॉक्टर है, अगर डॉक्टर के पास गए और कोई पर्सन जाए कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम है और इसे ठीक कर दो, तो डॉक्टर उसको अगर कोई दवाई ना दे के कोई मीठी गोली दे दे कि हाँ इस पिल को ले लेना तो तुम ठीक हो जाओगे, तो वो पर्सन अगर ठीक हो जाए इसका मतलब वो पर्सन ठीक हुआ प्लेसिबो इफेक्ट से। प्लेसिबो इफेक्ट मतलब डॉक्टर ने उसे कुछ दिया नहीं था खाने के लिए, लेकिन फिर भी वो ठीक हो गया। ठीक इसलिए हो गया क्योंकि उसको साइकोलॉजिकली लगा कि मुझे डॉक्टर ने कोई गोली दी है और इस गोली से मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन असल में वो कोई गोली नहीं थी, वो सिर्फ एक मीठी गोली थी जिसका कोई इफेक्ट हो भी नहीं सकता। सो प्लेसिबो इफेक्ट होता है जो दिमाग में डाल दिया कि आप इससे ठीक हो जाओगे, लेकिन उसको कोई मेडिसिन नहीं थी, तो उसे प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। तो इसी तरह लोगों को जिनको ऑक्सीटोसिन लिया था उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया पैसा उन लोगों पे जिनके पास गारंटी भी नहीं थी कि वो ईमानदार होंगे कि नहीं, उन लोगों से जिनको प्लेसिबो मिला था इंस्टेड। तो इसका मतलब जिन्होंने ऑक्सीटोसिन लिया था दे वर मोर ट्रस्टिंग, ठीक है। जब उनको ऑक्सीटोसिन मिला तो ट्रस्टिंग तभी होंगे ना, तो तभी इन्वेस्ट करेंगे जिसके जो हमें पता भी नहीं कि ईमानदार है कि नहीं ईमानदार है। सो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, आंसर इज मार्कस। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ए। 19th क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस पीपल्स फीलिंग ऑफ जेलसी। जेलसी होता है ईर्खा, ठीक है, दूसरों से एनवी करना। तो लोगों की जो फीलिंग थी जेलसी की, ईर्खा की, ऑक्सीटोसिन ने इंक्रीज कर दी। तो यहाँ पे अगर हम देखें आफ्टर फ्यू ईयर्स कंट्रास्टिंग फाइंडिंग बिगेन टू इमर्ज, ऑपोजिट फाइंडिंग आई। तो ये जो पर्सन है एट दिस यूनिवर्सिटी इसराइल में फाउंड दैट व्हेन वॉलंटियर्स प्लेड ए कम्पिटिटिव गेम, जब वॉलंटियर्स ने कोई गेम खेली ना, तो दोज हु इनहेल्ड का मतलब जिन्होंने सांस से अंदर लिया हार्मोन ये ऑक्सीटोसिन वाला, शोड मोर प्लेजर व्हेन दे बीट अदर प्लेयर, तो उनको ज़्यादा खुशी हुई जब उन्होंने दूसरे प्लेयर को बीट किया। एंड फेल्ट मोर एनवी व्हेन अदर्स वॉन, एनवी होता है जेलस, तो उनको जेलसी फील हुई जब दूसरे जीतते थे। जब खुद जीत गए तो खुशी हुई, दूसरे जीते तो वो जेलसी हुई। तो इसलिए हमारा जो आंसर ये होगा बी का, वो हो जाएगा 19th। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन वेरीज मतलब अलग अलग है फ्रॉम वन टाइप ऑफ पर्सन टू अनदर। सो पर्सनस के हिसाब से वो वेरी करता है, मतलब किसी पे इसका इफेक्ट होगा किसी पे इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पर्सन है बैट्स हैज़ रिसेंटली शोन दैट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स, उसने आधे रिजल्ट्स में ये शो किया ऑक्सीटोसिन इन्फ्लुएंस्ड ओनली सर्टेन इंडिविजुअल्स और इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ऑक्सीटोसिन सिर्फ सर्टेन इंडिविजुअल्स को ही इन्फ्लुएंस करता था, मतलब वो हर किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता था, वो किसी पर्सन को करेगा किसी पर्सन को नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि 20th जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से 26 है वन वर्ड ओनली। 21st क्वेश्चन है द अर्लीस्ट फाइंडिंग, जो अर्लीस्ट फाइंडिंग थी अबाउट ऑक्सीटोसिन, ठीक है, एंड बॉन्डिंग केम फ्रॉम रिसर्च इन्वॉल्विंग। सो किसके इन्वॉल्विंग जो रिसर्च हुई थी जिससे उनको पता चला ऑक्सीटोसिन के बारे में। सो इट वॉज थ्रू वेरियस स्टडीज फोकसिंग ऑन एनिमल्स। तो बहुत सारी स्टडीज हुई थी किस पे फोकस करते हुए, एनिमल्स, दैट साइंटिस्ट फर्स्ट बिकेम अवेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन, कि साइंटिस्ट को पता लगा ऑक्सीटोसिन का। तो रिसर्च किसके इन्वॉल्व हुई थी, आंसर इज एनिमल्स। नेक्स्ट है इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन प्रोड्यूस्ड ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डैश। तो ये भी डिस्कवर हुआ कि ह्यूमन प्रोड्यूस करते थे ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग, कब। सो यहाँ पे देखें इट वॉज ऑल्सो रिलीज्ड बाय वुमेन, वुमेन तो ह्यूमन है, इन
चाइल्ड बर्थ, तो चाइल्ड बर्थ के समय ना वुमेन रिलीज करती हैं ऑक्सीटोसिन को, सो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट है, इन एन एक्सपेरिमेंट इन 2005 में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, इन विच पार्टिसिपेंट्स वर गिवन ईदर ऑक्सीटोसिन और ए डैश, तो यहाँ तो उनको क्या दिया था ऑक्सीटोसिन, यहाँ उनको क्या दिया था डैश, रीइंफोर्स द बिलीफ दैट हॉर्मोन्स हैड ए पॉजिटिव इफेक्ट। उससे क्या पता लगा कि हार्मोन का पॉजिटिव इफेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन 2005 में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था मार्कस ने किया था, तो उन्होंने कुछ को क्या दिया था, participants who had sniffed oxytocin by a nasal spray beforehand invested more money than those who received a placebo instead। तो जिन्होंने ऑक्सीटोसिन लिया था उन्होंने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था उन लोगों से जिन्होंने प्लेसिबो रिसीव किया। तो इसका मतलब जो पार्टिसिपेंट्स थे, यहाँ तो उन्होंने ऑक्सीटोसिन दिया गया था उनको, यहाँ उनको क्या दिया था प्लेसिबो। नेक्स्ट है, हाउएवर लेटर रिसर्च सजेस्ट, उसके बाद की जो रिसर्च थी उसने सजेस्ट किया दैट दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो हमेशा। स्टडी एट द यूनिवर्स हाफिया where participants took part in a dash revealed the negative emotions which oxytocin can trigger। तो पार्टिसिपेंट्स हाफिया, यहाँ पे हाफिया, तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने पार्टिसिपेंट्स में व्हेन वॉलंटियर प्लेड ए कॉम्पिटिटिव गेम, तो उन्होंने टुक पार्ट इन ए कॉम्पिटिटिव गेम, तो यहाँ पे वन वर्ड है इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे गेम। तो उनमें जब पार्टिसिपेट किया था, रिवील द नेगेटिव इमोशंस व्हेन ऑक्सीटोसिन ट्रिगर, बिल्कुल जब उसने कॉम्पिटिटिव गेम में पार्टिसिपेट किया था तो वो उन्हें खुशी होती थी जब वो प्लेयर को बीट कर देते थे, लेकिन वो एनवी जेलस करते थे जब दूसरे जीत जाते थे। नेक्स्ट है, ए स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प शोड, तो यहाँ पे स्टडी शो किया पीपल्स लैक ऑफ विलिंगनेस, उनकी लैक ऑफ विलिंगनेस मतलब उनकी इच्छा नहीं थी टू हेल्प डैश को हेल्प करने की वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन, जब उनको ऑक्सीटोसिन का इन्फ्लुएंस के अंदर थे वो, जब उन्होंने ऑक्सीटोसिन लिया तो उनकी इच्छा नहीं थी कि वो हेल्प करें किसे। तो यहाँ पे हमें उस प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, रिवील्ड का मतलब शोड हो गया, ठीक है, यहाँ पे शोड था, इसका मतलब यहाँ पे होगा रिवील, that people who had received the dose of oxytocin, जिन्होंने under the influence of oxytocin actually became less cooperative मतलब उन्होंने cooperation की नहीं, help नहीं की when dealing with complete strangers, जब उन्होंने एकदम complete strangers के साथ deal किया तो वो cooperative नहीं थे, उन्होंने help नहीं की, so showed lack of willingness to help, आंसर आ जाएगा complete stranger, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे strangers। नेक्स्ट है, meanwhile रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडेम, सो एम्स्टरडेम की जो यूनिवर्सिटी थी रिवील्स, उसने शो किया दैट पीपल हु हैव बीन गिवन ऑक्सीटोसिन, सो लोग जिनको ऑक्सीटोसिन दिया गया था, पीपल कंसिडर डैश दैट आर फेमिलियर टू देम, जो उनके साथ फेमिलियर थे, ठीक है, सो पीपल कंसिडर डैश दैट आर फेमिलियर टू देम इन देयर ओन कंट्री to have more positive associations than those from other cultures। तो लोगों ने कंसिडर किया डैश को दैट आर फेमिलियर टू देम इन देयर ओन कंट्री, जो उनकी कंट्री में उनको जानते थे ना, उनको कंसिडर किया टू हैव मोर पॉजिटिव एसोसिएशंस, उनके साथ ज़्यादा पॉजिटिव एसोसिएशंस थी देन फ्रॉम अदर कल्चर्स, मतलब जो बाकी कल्चर से उनके साथ इतना पॉजिटिव नहीं था। तो यहाँ पे हम एम्स्टरडैम की यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च दी है, डिस्कवर्ड का मतलब रिवील हुआ, डिस्कवर किया मतलब पता लगा दैट वॉलंटियर्स गिवन ऑक्सीटोसिन शोड फेवरेटिज्म, तो जिन वॉलंटियर्स को ऑक्सीटोसिन दी थी ना उन्होंने फेवरेटिज्म शो किया। फेवरेटिज्म का मतलब हुआ जैसे अगर कोई मेरा जान पहचान वाला है तो मैं उसको फ़ायदा दूंगा, लेकिन जो स्ट्रेंजर है मैं उसको कोई फ़ायदा नहीं दूंगा। सो डच मैन बिकेम क्विकर टू एसोसिएट पॉजिटिव वर्ड्स विद डच नेम देन विद फॉरेन वंस, ठीक है। सो जो डच मैन थे उन्होंने एसोसिएट किए अच्छे वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स मतलब अच्छे वर्ड्स विद डच नेम देन विद फॉरेन वंस। सो फॉरेन वंस की बजाय जो डच नेम थे उन्होंने उसके साथ पॉजिटिव वर्ड्स को जोड़ा, ठीक है। डच मैन डच नेम से पॉजिटिव एसोसिएट ही करेंगे क्योंकि उनके कल्चर का हो गया, बाकी तो उनके कल्चर के नहीं थे। सो पीपल हु वर गिवन ऑक्सीटोसिन कंसिडर,
सो हम बोलेंगे नेम्स. यहाँ पे मैं नेम्स आंसर क्यों दूंगा, क्योंकि नेम्स दैट आर फेमिलियर टू देम इन देयर ओन कंट्री. सो लोगों ने कंसिडर किए नाम जो दैट वर फेमिलियर टू देम इन देयर ओन कंट्री टू हैव मोर पॉजिटिव एसोसिएशन. सो पीपल कंसिडर नेम्स to have more positive associations. So कौन से names that are familiar to them in their own country, क्योंकि वो अपनी country में वो नाम जानते थे, then those from other cultures, बाकी cultures, then those मतलब आंसर दोस्त का भी मतलब क्या है, नेम्स फ्रॉम अदर कल्चर्स. सो जो बाकी कल्चर्स के से जो नेम्स थे उनकी बजाय जो उनके खुद के कंट्री के जो फेमिलियर नेम्स थे उनके साथ पॉजिटिव एसोसिएशंस उन्होंने जोड़े, पॉजिटिव वर्ड्स जोड़े. So next topic है making the most of trends. First question है MCQ. In the first paragraph, the writer says that, जो writer है वो बोलता है most managers, जो ज़्यादातर managers हैं, most managers can identify the major trends of the day. तो जो most managers हैं वो identify कर सकते हैं major trends of the day जो भी आजकल चल रहा है. But in the course of conducting research in a number of industries and working directly with companies, पर मतलब जब वो कंडक्ट कर रहे थे रिसर्च बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में और काम कर रहे थे डायरेक्टली विद द कंपनीज, वी हैव डिस्कवर्ड दैट, हमको मिला, कुछ मिला, क्या मिला कि मैनेजर्स ऑफन फेल टू रिकॉग्नाइज द लेस ऑब्वियस बट प्रोफाउंड वेज दीज ट्रेंड्स आर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर एस्पिरेशंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स. अच्छा, इसका मतलब ये तो है मैनेजर्स, मोस्ट जो ज़्यादातर मैनेजर्स हैं ना वो ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर लेते ट्रेंड्स को. बट ये डिस्कवर हुआ जब वो कंपनीज के साथ उन्होंने डायरेक्टली कंपनीज के साथ रिसर्च की कि मैनेजर्स ऑफन फेल टू रिकॉग्नाइज लेस ऑब्वियस बट प्रोफाउंड वे दीज ट्रेंड्स आर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर्स एस्पिरेशंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स. वो ये तो ढूंढ लेते हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं, लेकिन वो सबसे जो लेस ऑब्वियस है, मतलब अनक्लियर है, वो ये नहीं एक्चुअली रिकॉग्नाइज कर पाते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट है क्या कि कैसे ये दीज ट्रेंड्स आर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर्स एस्पिरेशंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स. को जो ये जो मैनेजर्स हैं ये नहीं समझ पाते कि वो ट्रेंड्स हैं वो कंज्यूमर के एस्पिरेशंस को, एटीट्यूड्स को और बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. इसका मतलब ये हो जाएगा मोस्ट मैनेजर्स आर अनअवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट ट्रेंड्स हैव ऑन कंज्यूमर्स लाइव्स. तो वो ट्रेंड को ढूंढ पाते हैं. सो फेल टू स्पॉट द की कंज्यूमर ट्रेंड्स, ये गलत है क्योंकि वो तो पता लग जाता है उनको. मेक द मिस्टेक्स ऑन फोकसिंग ओनली द प्रिंसिपल कंज्यूमर ट्रेंड, तो वो सिर्फ फोकस किसी एक पे ही कर पाते हैं, ऐसा भी नहीं है. मिस इंटरप्रेट मार्केट रिसर्च, वो गलत ढंग से उसको इंटरप्रेट करते हैं, गलत समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है. दे आर अनअवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंट, सो वो ट्रेंड समझ लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कंज्यूमर की लाइफ का. सो कंज्यूमर के एस्पिरेशन, एटीट्यूड और बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द थर्ड पैराग्राफ में कोच वॉज एंशियस टू, एंशियस का मतलब होता है वो चिंतित था. कोच जो है कंपनी वो चिंतित थी, क्यों. द कोच ब्रांड हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ ओपुलेंस, ओपुलेंस होता है अमीरी, रिचनेस. तो जो कोच ब्रांड है वो किसका सिंबल था, अमीरी का सिंबल था. एंड लग्जरी फॉर नियरली 70 ईयर्स, 70 साल से वो लग्जरी का सिंबल था. एंड मोस्ट ऑब्वियस रिएक्शन टू द डाउन टर्न वुड हैव बीन टू लोअर प्राइजेस. डाउन टर्न का मतलब हो गया मंदी चल रही थी, और अगर मंदी चल रही थी तो मोस्ट ऑब्वियस रिएक्शन क्या होता कि वो अपने प्राइजेस को क्या कर देते, कम कर देते. ठीक है. हाउएवर, पर दैट वुड हैव रिस्क्ड चीपनिंग द ब्रांड्स इमेज, बट उससे क्या हो जाता कि उनकी जो वो रिस्क, अगर ऐसा करते तो रिस्क क्या था, ब्रांड की इमेज चीपनिंग हो जाती. चीपनिंग मतलब वो अपनी उनकी ब्रांड की इमेज ऐसी हो जाती कि अब वो लग्जरी आइटम नहीं है, तो अमीर लोग खरीदते नहीं है, तो सस्ती हो गई, तो फिर वो तो हर कोई खरीद सकता है. सो कोच वॉज एंशियस टू आंसर सेफ गार्ड, बचाना चाहता था इट्स रेपुटेशन, रेपुटेशन हो गया ब्रांड इमेज, एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ लग्जरी गुड. वो अपनी लग्जरी गुड की जो रेपुटेशन था वो नहीं खराब करना चाहता था. 29th क्वेश्चन है व्हाट पॉइंट इज मेड अबाउट टेस्कोज ग्रीन लिविंग प्रोग्राम. सो टेस्को की ग्रीन लिविंग प्रोग्राम के बारे में क्या पॉइंट उसने बनाया या बताया. सो टेस्को
वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 5 रिटेलर्स जो टिस्को है, दुनिया के 5 रिटेलर्स में से जो बड़े हैं, वो इंट्रोड्यूस इट्स ग्रीन लिविंग प्रोग्राम, उसने अपना ग्रीन लिविंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, विच डेमोन्स्ट्रेट्स, जो बताता था द कंपनीज कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। तो कंपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहती है बाय इन्वॉल्विंग कंज्यूमर्स इन ए वे दैट प्रोड्यूस टेंजिबल रिजल्ट्स। तो वो कंज्यूमर को उसमें इन्वॉल्व करना चाहती है ताकि वो टेंजिबल रिजल्ट्स निकाले। टेंजिबल रिजल्ट्स मतलब सिर्फ जिसको हम देख सकें, महसूस कर सकें, अच्छा ये कि कोई फ़र्क पड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे टिस्को कंज्यूमर्स कैन अकोमुलेट पॉइंट्स फॉर सच एक्टिविटीज़ एज रीयूजिंग बैग्स, रिसाइकलिंग कैन्स एंड प्रिंट कार्टरेजेस एंड बाइंग होम इंसुलेशन मटेरियल्स। तो जो टिस्को के कंज्यूमर्स थे वो एकोमुलेट का मतलब होता है इकट्ठे कर सकते थे। क्या पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते थे? कैसे? रिसाइकलिंग वगैरह करके, चीज़ों की रीयूज़ करके, बैग्स का रिसाइकलिंग करके, केन्स की, प्रिंटर कार्टरेज की, ऐसे। ठीक है। लाइक पॉइंट्स अर्नड ऑन रेगुलर परचेज, जैसे वो रेगुलर परचेज पे पॉइंट्स उनको मिलते थे, अब रिसाइकलिंग रीयूज को भी पे उनको पॉइंट्स मिलने लगे। दीज ग्रीन पॉइंट्स कैन बी रिडीम्ड फॉर कैश, तो ये उनको कैश मिलता था इनकी, अगर जब वो वापस दें पॉइंट से इनको कैश अर्न होता था। टिस्को हैज़ नॉट अबंडन इट्स ट्रेडिशनल रिटेल ऑफरिंग। टिस्को ने अपनी ट्रेडिशनल रिटेल ऑफरिंग बंद नहीं की। अबंडन मतलब छोड़ी नहीं, मतलब जो वो काम कर रहा था, ट्रेडिशनल रिटेल का काम कर रहा था, सामान बेचने का, वो वही चलता रहा, उसको छोड़ा नहीं। बट अगमेंटेड मतलब इंक्रीज किया इट्स बिजनेस विद इट्स दीज इनोवेशंस, देयर बाय इन्फ्यूजिंग इट्स वैल्यू प्रपोजिशन विद ए ग्रीन स्ट्रीक। उसने अपने बिजनेस को अगमेंट किया, अगमेंट मतलब इंक्रीज किया विद दीज इनोवेशन से ना उसने अपने बिजनेस को इंक्रीज किया। कैसे किया? कि उसने मिक्स कर दिया, इन्फ्यूजन हो गया, मिक्स कर दिया अपनी वैल्यू प्रपोजिशंस को, जो भी वो चीज़ें देता था, विद ग्रीन स्ट्रीक। ग्रीन स्ट्रीक मतलब अब उसको इन्वायरमेंट के साथ जोड़ दिया, मिक्स कर दिया। तो इस तरह। सो व्हाट पॉइंट इज मेड अबाउट टेस्कोस ग्रीन लिविंग प्रोग्राम? ग्रीन लिविंग के बारे में क्या पॉइंट बताया उसने? इट डिड नॉट रिक्वायर टिस्को टू मॉडिफाई इट्स कोर बिजनेस एक्टिविटीज़। बिल्कुल, ये इसका आंसर आ जाएगा कि उसने टिस्को ने उसकी वजह से अपने कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ को नहीं छोड़ा, अपनी ट्रेडिशनल ऑफरिंग को अबंडन मतलब छोड़ना, उसने मॉडिफाई नहीं किया। बिल्कुल, ये आंसर हो जाएगा। अगर हम ये बोले इट सक्सीडेड इन अट्रैक्टिंग मोर इको कॉन्शियस क्लाइंट्स, उसे ज़्यादा इको कॉन्शियस क्लाइंट्स मिले, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। सिर्फ उसने अपने कंज्यूमर को बोला कि आपको रिसाइकलिंग रीयूजिंग के पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। तो इट्स मेन एम वॉज टू रेज कंज्यूमर अवेयरनेस टू एनवायरनमेंट। सो उसकी जो मेन एम था वो अवेयरनेस को इंक्रीज करना था, ये भी पॉइंट नहीं है। इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट टिस्को हैड इम्प्लीमेंटेड सच इनिशिएटिव। ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि टिस्को ने ऐसा किया, ऐसा भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ए, कि उसने अपना ट्रेडिशनल ऑफरिंग को नहीं छोड़ा, बल्कि उसमें और नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की, उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इनोवेशंस की। सो आंसर इज ए। सो क्वेश्चन 30 है, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट नाइकीज स्ट्रेटजी? सो नाइकी की स्ट्रेटजी बारे में राइटर क्या सजेस्ट करता है? सो यहाँ पे लिखें, यहाँ नाइकी की बात हुई है। एट फर्स्ट ग्लांस, पहली झलक में, स्पेंडिंग रिसोर्सेज टू इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ ए सीमिंगली इररेलेवेंट ट्रेंड इनटू वंस कोर ऑफरिंग साउंड्स लाइक इट्स हार्डली वर्थवाइल। खर्चा करना रिसोर्सेज पे शामिल करने के लिए एलिमेंट्स जो कि इररेलेवेंट ट्रेंड के हैं, मतलब उनके खुद के ट्रेंड के नहीं हैं, किसी और ट्रेंड के हैं, लेकिन उसको अपने कोर मतलब सेंट्रल ऑफरिंग के बीच में उसको इंक्लूड कर लेना, ये साउंड्स लाइक इट्स हार्डली वर्थवाइल। ऐसा लगता है कि वो कुछ खास फ़ायदेमंद नहीं है। इट इज़ हार्डली वर्थवाइल मतलब ये मतलब इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बट कंसिडर नाइकी मूव टू इंटीग्रेट द डिजिटल रेवोल्यूशन इनटू इट्स रेपुटेशन फॉर हाई परफॉर्मेंस एथलीट फुटवेयर्स। लेकिन अगर हम नाइकी के मूव को पढ़ें तो नाइकी तो शू बेचता है, तो शू का और डिजिटल का काम तो कुछ है नहीं, आपस में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन वो बोल रहा है कि कोई ऐसा खर्चा करो कि ऐसी चीज़ को शामिल करने के लिए जो कि कोई खास इररेलेवेंट ट्रेंड है, तो वो अपने बिजनेस में उसको शामिल कर लो, ये उसका कोई खास फ़ायदा नहीं है। बट वो बोल रहे हैं नाइकी को देखो, उसने डिजिटल रेवोल्यूशन को ना इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट मतलब शामिल किया डिजिटल रेवोल्यूशन को इनटू इट्स रेपुटेशन फॉर हाई परफॉर्मेंस एथलीट फुटवेयर। उसने अपने कोर बिजनेस में, फुटवेयर में, उसको डिजिटल रेवोल्यूशन को इंक्लूड कर लिया। 2006 में दे टीम्ड अप विद द टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल टू लॉन्च नाइकी प्लस।
उन्होंने एप्पल के साथ, टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ कनेक्ट कर लिया, नाइकी प्लस उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो ये था क्या? ए डिजिटल स्पोर्ट्स किट कंप्राइजिंग ए सेंसर दैट अटैच टू द रनिंग शू विद ए वायरलेस रिसीवर दैट कनेक्ट्स टू द शूज यूजर्स आईपॉड। तो उसमें सेंसर लगे हुए थे। तो सेंसर क्या करते थे? वो वायरलेस रिसीवर था उसमें, जो कि उस पर्सन के आईपॉड से जुड़ जाते थे। ठीक है, तो by combining Nike's original value proposition for amateur athletes one with one for digital consumers, the Nike Sport Kit and web interface moved the company from a focus on athletic apparel to a new plane of engagement with its customer. तो इसको जब उन्होंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है, तो उस उनका जो फोकस था वो एथलेटिक अपरेजल से एक तरह नए तरह की इंगेजमेंट उन्होंने कस्टमर्स के साथ शुरू कर दी। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट क्या हुआ कि नाइकी की स्ट्रेटजी के बारे में बताया है कि हालांकि ये उनको खास फ़ायदेमंद नहीं था, बट फिर भी नाइकी ने उसको डिजिटल रेवोल्यूशन को अपने साथ इंक्लूड किया ताकि वो और बेटर हो सके। सो अगर इसमें अगर देखें, इट वाज एक्सट्रीमली रिस्की स्ट्रेटजी, बहुत रिस्की स्ट्रेटजी थी। रिस्की स्ट्रेटजी तो नहीं होगी, इट वॉज ए स्ट्रेटजी दैट ओनली ए मेजर कंपनी कुड अफोर्ड। सिर्फ मेजर कंपनी अफोर्ड कर सकती है ऐसा भी इसमें नहीं है। रिस्की स्ट्रेटजी मतलब जिसका नुकसान हो सके, ऐसा तो नहीं बताया था जिसका नुकसान हो सके। इट वॉज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटजी दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द पास्ट में ये पॉसिबल नहीं थी, ऐसा भी नहीं किया, पास्ट के बारे में बात नहीं की। इट वॉज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटजी विच माइट अपेयर टू हैव फ्यू ऑब्वियस बेनिफिट्स। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जिसके शायद कम ही बेनिफिट्स होते। ठीक है, बिल्कुल इस यहाँ पे लिखा है कि ऐसी कोई चीज़ हम अपने बिजनेस में ऐड कर लें जो इररिलेवेंट ट्रेंड है, तो इट्स हार्डली वर्थ वाइल, मतलब इसका कोई बहुत खास बेनिफिट नहीं है। लेकिन जब उसकी नाइकी एग्जाम्पल ली कि उसने ऐसा किया, दैट मीन्स उसको फ़ायदा हुआ। सो वो ऐसी स्ट्रेटजी थी, देखने में जो ऐसी लग रही थी, इसका कोई खास बेनिफिट नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा डी। तो 31st क्वेश्चन है, व्हाट वाज ओरिजिनल अबाउट द ME2। तो ME2 के बारे में क्या बात ओरिजिनल थी? अगर यहाँ पे हम पढ़ें, द ME2 इंट्रोड्यूस्ड इन मिड 2008 कैटर्ड टू किड्स ह्यूज डिज़ायर टू प्ले वीडियो गेम्स। ME2 थी ना जो इंट्रोड्यूस की थी मिड 2008 में। बेसिकली ये जो ME2 है, कैटर्ड का मतलब होता है प्रोवाइड करना, प्रोवाइड टू किड्स ह्यूज डिज़ायर टू प्ले वीडियो गेम्स। तो उसकी जो बच्चों की ह्यूज डिज़ायर थी वीडियो गेम्स प्ले करने की, उसको उसने पूरा किया। वाइल काउंटरिंग द नेगेटिव्स, तो नेगेटिव्स के को काउंटर करते हुए, मतलब नेगेटिव्स को ख़त्म करते हुए, सच एज एसोसिएशन विद लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी। ठीक है, सो जैसे बच्चे हैं जो वो वीडियो गेम तो खेलना चाहते हैं, लेकिन उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती थी, मतलब वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, ओबेसिटी होती थी। तो ME2 ने जो मिड 2008 में आई, उसने कुछ ऐसे वीडियो गेम बनाई जो बच्चों की डिज़ायर को पूरी करती थी, पर वो नेगेटिव्स को, वीडियो गेम्स के नेगेटिव्स को भी ख़त्म करती थी, जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी। तो इसका लिए इसका आंसर आ जाएगा, इट वॉज ए हैंड हेल्ड गेम दैट अड्रेस्ड पीपल्स कंसर्न अबाउट अनहेल्दीनेस। ये एक हैंड हेल्ड गेम थी, मतलब वीडियो गेम थी जो कि लोगों की कंसर्न, चिंता थी अनहेल्दी के बारे में, वो एड्रेस करती थी, वो काउंटर करती थी या वो ठीक करती थी। 32 क्वेश्चन है, इट टर्न्ड द नोशन मतलब जो भी सोच या परसेप्शन या नज़रिया, दैट इट्स प्रोडक्ट कुड हैव हार्मफुल इफेक्ट्स टू इट्स ओन एडवांटेज। टर्न का मतलब बदलना। तो उसने जो नोशन था कि जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, ये जो सोच थी दैट इट्स प्रोडक्ट्स कुड हैव हार्मफुल इफेक्ट्स, इस नोशन को उसने बदल दिया टू इट्स ओन एडवांटेज। उसने उसी को अपने एडवांटेज के रूप में उसको बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम देखें, ए प्रोडक्ट दैट अकम्प्लिश दिस इज ME2, ए वीडियो गेम क्रिएटेड बाय दिस कंपनी। ठीक है, by reaffirming the toy category's association with physical play, the ME2 counteracted some of the widely perceived negative impact of digital gaming devices. Counteracted का मतलब होता है सॉल्व करना या ठीक करना, उसको फाइट करना। ठीक है, तो by reaffirming the toy category association with physical play, तो जो reaffirming मतलब उसने टॉय जो कैटेगरी है ना, उसको किसके साथ जोड़ दिया? फिजिकल प्ले के साथ जोड़ दिया। और टॉय को हम सोचते थे कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट है डिजिटल गेमिंग डिवाइसेस का, उसने उसको काउंटर किया। लाइक अदर हैंड हेल्ड गेम्स, बाकी गेम्स की तरह द डिवाइस फीचर्ड ए होस्ट ऑफ एक्साइटिंग इंटरैक्टिव गेम्स। इसमें भी बहुत सारी गेम्स थी,
फुल कलर एलसीडी स्क्रीन थी एंड एडवांस 3D ग्राफिक्स थे. व्हाट इट सेट इट अपार्ट, इसका मतलब होता है जो अलग था उसमें. व्हाट इट सेट इट अपार्ट, जो इसको बाकियों से अलग करती थी, वॉज दैट, वो थी, इट इनकॉर्पोरेटेड द ट्रेडिशनल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ चिल्ड्रंस प्ले. इसने पुराने जो ट्रेडिशनल फिजिकल कंपोनेंट्स थे ना बच्चों के खेलने के, उसमें उसको इनकॉर्पोरेट इंक्लूड कर दिया. इट कंटेन्ड ए पेडोमीटर, उसमें एक पेडोमीटर था. पेडोमीटर होता है जैसे हम चलते हैं तो स्टेप्स काउंट करता है वो, ठीक है. विच उसने उसमें एक पेडोमीटर था विच ट्रैक्ड एंड अवॉर्डेड पॉइंट्स फॉर फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग, रनिंग, बाइकिंग, स्केटबोर्ड, क्लाइंबिंग एंड स्टेयर्स. वो ट्रैक करता था और अवार्ड्स देता था फिजिकल एक्टिविटी के. मतलब वो पेडोमीटर काउंट करता रहेगा कितने स्टेप्स किए, रनिंग हुई, बाइक हुई, स्केटबोर्ड हुई, क्लाइंबिंग हुई, स्टेयर्स की. तो द चाइल्ड कुड यूज़ दीज पॉइंट्स टू एनहांस वेरियस वर्चुअल स्किल्स नीडेड फॉर द वीडियो गेम. तो वो इसको फिर यूज़ कर सकते थे अपनी वीडियो गेम में. मतलब उनको जितने वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतनी ही बेटर वो वीडियो गेम में अपने स्किल्स को बढ़िया कर पाएंगे. तो इसका मतलब उसने वीडियो गेम को फिजिकल एक्टिविटी के साथ जोड़ दिया. तो वीडियो गेम को सोचते थे कि ये तो ख़राब है, ये तो हार्मफुल इफेक्ट होगी, ओबेसिटी बढ़ जाएगी इससे, एक्सरसाइज करेंगे. लेकिन उसने इसको अपने एडवांटेज के रूप में लिया. तो ये किसकी कंपनी थी? आईटोएस की कंपनी थी. सो इसलिए हमारा ये जो आंसर आ जाएगा ME2 वाला, तो ये आंसर आ जाएगा डी. 33 क्वेश्चन है, इट एक्सटेंडेड इट्स ऑफरिंग बाय कोलैबोरेटिंग विद अनदर मैन्युफैक्चरर. सो उसने कोलैबोरेट किया, इस कंपनी ने, कौन सी कंपनी, कोच, टेस्को, नाइक और आईटोएस देखेंगे, दूसरे मैन्युफैक्चरर के साथ इसने अपनी ऑफरिंग को एक्सटेंड किया, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को एक्सटेंड किया. अगर हम यहाँ पे देखें, जो नाइकी था, सो उसने दे मतलब नाइकी ने इन 2006 में टीम्ड अप का मतलब हो गया कोलैबोरेट करना. टीम्ड अप का मतलब हो गया कोलैबोरेट करना विद टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल. तो उसने किसके साथ कोलैबोरेट किया? टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के साथ. टू लॉन्च नाइकी प्लस, उसने नाइकी प्लस लॉन्च किया. ठीक है. तो एक डिजिटल स्पोर्ट्स किट थी जो जिसमें सेंसर लगे हुए थे शूज़ में, रनिंग शूज़ में, वायरलेसली रिसीवर था उसमें जो कनेक्ट हो जाते आईपॉड से. तो इस तरह मतलब किसने, नाइकी ने एप्पल के साथ कोलैबोरेट टीम अप करके अपनी एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, ऑफरिंग बढ़ाई थी. तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा सी. 34th क्वेश्चन है, इट इम्प्लीमेंटेड एन इनिशिएटिव. सो उसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इंप्लीमेंट किया, इनिशिएटिव स्कीम, ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट, शो करने के लिए, इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करने के लिए. सो CRS जो होता है, CRS कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप ये चेक करेंगे तो इसमें होता है कंपनी ना लोगों के लिए, सो या इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, कोई काम करती है. सो जिसमें इन्वायरमेंट का बेनिफिट हो या लोगों का बेनिफिट हो, गवर्नमेंट का बेनिफिट हो, स्टेक होल्डर्स का बेनिफिट हो, ठीक है. तो एक कॉमर्स टर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या लॉ में आपने शायद पढ़ा होगा कहीं. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करने के लिए एक स्कीम स्टार्ट की, इम्प्लीमेंट की. तो जो टिस्को कंपनी थी ना, इसने इंट्रोड्यूस किया था इट्स ग्रीन लिविंग प्रोग्राम. तो उसमें इसने डेमोन्स्ट्रेट किया कंपनीज कमिटमेंट टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट बाय इन्वॉल्विंग कंज्यूमर्स इन अ वे दैट प्रोड्यूस टेंजिबल रिजल्ट्स. तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इसने अपनी कमिटमेंट थी, कंपनी की कमिटमेंट, मतलब इम्प्लीमेंट किया अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करने के लिए, ठीक है, कि वो प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट. इसलिए जो हमारा आंसर है टिस्को आ जाएगा. सो टिस्को इज बी. सो इसका आंसर है बी. 35 क्वेश्चन है, इट डिस्कवर्ड दैट कंज्यूमर्स हैड ए पॉजिटिव एटीट्यूड. कंज्यूमर्स का क्या था? पॉजिटिव एटीट्यूड था टुवर्ड्स डीलिंग विद डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से कैसे निपटना है, उसके लिए उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था. अगर कोच कंपनी की बात करें, जब उसने वो सिंबल है अमेरी का पिछले 70 साल से, और उसने डाउन टर्न में अपने प्राइजेस लो नहीं किए क्योंकि उसे लगता था कि उसकी ब्रांड की इमेज खराब हो जाएगी. इंस्टेड उसकी वजह उसने क्या किया, दे इनिशिएटेड ए कंज्यूमर रिसर्च प्रोजेक्ट. उन्होंने एक कंज्यूमर रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है. उसमें पता लगा विच रिवील्ड दैट कंज्यूमर्स वर ईगर टू लिफ्ट देमसेल्व्स एंड देयर कंट्री आउट ऑफ टफ टाइम्स. ये लाइम्स नहीं है, टाइम्स है. तो उन्हें कंज्यूमर पता लगा, कंज्यूमर चाहते हैं कि वो अपने आप को लिफ्ट देमसेल्व्स, मतलब उनको अपना जो स्टेटस है वो बेटर हो जाए, मतलब जो मंदी चल रही है उससे वो जल्दी बाहर आए. एंड देयर कंट्री आउट ऑफ द टफ टाइम्स, अपनी कंट्री को और अपने आप को वो
बुरे समय से, टफ टाइम्स में से लिफ्ट करना चाहते थे. सो इसका मतलब हमारा ये आंसर आ गया. कोच कंपनी की ये रिसर्च थी, उसे पता लगा, इट डिस्कवर्ड, कोच कंपनी ने डिस्कवर किया कि कंज्यूमर का पॉजिटिव एटीट्यूड है डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करने का. वो चाहती है कि वो ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, अब खुद को लिफ्ट करे. सो कोच वाले आंसर आ जाएगा ए. 36 क्वेश्चन है, इट रिस्पॉन्डेड टू ए ग्रोइंग लाइफस्टाइल ट्रेंड इन एन अनरिलेटेड प्रोडक्ट सेक्टर. तो उसने लाइफस्टाइल ट्रेंड, ग्रोइंग लाइफस्टाइल ट्रेंड को कैसे रिस्पॉन्ड किया? उसने उसे अनरिलेटेड प्रोडक्ट सेक्टर के साथ लिंक कर दिया. ठीक है. सो इट रिस्पॉन्डेड टू अ ग्रोइंग लाइफस्टाइल इन एन अनरिलेटेड प्रोडक्ट सेक्टर. तो नाइकी जो थी उसने इंटीग्रेट किया था डिजिटल रेवोल्यूशन, जो एक शू कंपनी थी उसने डिजिटल रेवोल्यूशन को इंटीग्रेट किया था. तो इसमें इररेलेवेंट ट्रेंड को उसने इंक्लूड किया था अपने. So, at a first glance, spending resources to incorporate elements of seemingly irrelevant trend into one's core offering sounds like it is hardly worthwhile. इसका मतलब ये है कि ऐसे चीज़ पे खर्चा करना है, ऐसे ट्रेंड पे खर्चा करना जो irrelevant है, वो उनकी कंपनी के साथ मैच नहीं करता, फिर भी वो अपनी कोर ऑफरिंग में उसको शामिल करें, ये उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं है. बट नाइकी ने ऐसा किया, उसने डिजिटल रेवोल्यूशन को अपने शू बिजनेस में ऐड कर लिया. सो इररेलेवेंट ट्रेंड जो डिजिटल का ट्रेंड था अपने शू के बिजनेस में उसने उसको ऐड कर लिया. इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा सी. 37 क्वेश्चन है, इट सक्सेसफुली अवॉइडेड, उसने क्या किया? अवॉइड किया हैविंग टू चार्ज इट्स कस्टमर्स लेस फॉर द कोर प्रोडक्ट्स. जो अपने कोर प्रोडक्ट्स थे, कोर प्रोडक्ट्स मतलब उसके जो मेन प्रोडक्ट्स थे, उसके लिए उसको, उसके कस्टमर्स को उसने चार्ज लेस नहीं किया, उसने अवॉइड किया हैविंग टू चार्ज इट्स कस्टमर लेस फॉर इट्स कोर प्रोडक्ट्स. मतलब उसने अपने कस्टमर से कम पैसा चार्ज करने को अवॉइड किया. कैसे अवॉइड किया? जैसे हमने कोच कंपनी के बारे में पढ़ा था कि वो ओपलेंस मतलब अमीरी का सिंबल था पिछले 70 साल से, और जब इकोनॉमिक डाउनटर्न आया तो उसे लगा था कि प्राइस लो करना पड़ेगा, पर उसे रिस्क था कि वो ब्रांड की इमेज ख़राब हो जाएगी. तो उन्होंने क्या किया? कंज्यूमर रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. उसमें उन्हें पता लगा कि कंज्यूमर तो चाहता है कि वो अपनी और अपनी कंट्री को लिफ्ट करे टफ टाइम से. तो इसी तरह कोच ने लॉन्च किया द लोअर प्राइज्ड पॉपी बैग, हैंड बैग्स उसने स्टार्ट किए, विच वर ए वाइब्रेंट कलर, विच वाइब्रेंट कलर में थे, लुक मोर यूथफुल एंड प्लेफुल देन कन्वेंशनल कोच प्रोडक्ट्स, बट अच्छे थे, यूथफुल थे. Creating the sub brand allowed Coach to avert the across the board price cut. ठीक है. इसको अगर हम सोचें तो उसने एक सब ब्रांड क्रिएट कर लिया, मतलब एक और ब्रांड क्रिएट कर लिया. उस ब्रांड क्रिएट करने से क्या हुआ कि कोच को अवर्ट का मतलब होगा अवॉइड करना या रोकना. बेसिकली उसने अक्रॉस द ब्रांड प्राइस कट को ना रोक लिया, मतलब उसने सारे ब्रांड को प्राइस कट नहीं किया. एक नया लॉन्च पॉपी बैग, हैंड बैग स्टार्ट करके, एक नया ब्रांड स्टार्ट करके उसको कम प्राइस में बेचना शुरू कर दिया, लेकिन जो ओरिजिनल कोर प्रोडक्ट्स थे उनको उन्हीं प्राइस पे रखा. इन कंट्रास्ट टू मैनी कंपनीज दैट रिस्पॉन्डेड टू रिसेशन बाय कटिंग प्राइजेस, कोच सॉ द न्यू कंज्यूमर माइंडसेट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन एंड रिन्यूअल. तो उसने क्या किया? एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया. बाकी कंपनीज ने रिसेशन की वजह से कट डाउन कर लेते प्राइजेस, लेकिन उसने एक नया ब्रांड स्टार्ट कर दिया, अपने ओरिजिनल जो ब्रांड थे उसके प्राइजेस को कम नहीं किया. सो अगेन इसका आंसर आ जाएगा ए, कोच. 38th क्वेश्चन है, इफ देयर आर एनी ट्रेंड रिलेटेड चेंजेस, अगर कोई भी ट्रेंड के साथ रिलेटेड चेंजेस हैं इम्पैक्टिंग ऑन योर कैटेगरी, सॉरी, तो अगर इफ़ देर आर एनी ट्रेंड रिलेटेड चेंजेस इम्पैक्टिंग ऑन योर कैटेगरी, अगर आपके बिजनेस की कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी को ट्रेंड रिलेटेड चेंजेस इम्पैक्ट कर रहे हैं, यू शुड क्या करें आप? तो यहाँ पे लिखा है, वंस यू हैव गेन्ड परस्पेक्टिव्स ऑफ हाउ ट्रेंड रिलेटेड चेंजेस इन कंज्यूमर्स ओपिनियन एंड बिहेवियर इम्पैक्ट ऑन योर कैटेगरी. एक बार आपको ये पता लग गया, आपको ये परस्पेक्टिव आपने गेन कर लिया कि कैसे ट्रेंड रिलेटेड चेंजेस हैं कंज्यूमर के ओपिनियन और बिहेवियर के, वो इम्पैक्ट कर रहे हैं आपकी कैटेगरी को, तो आप क्या करेंगे? यू कैन डिटर्मिन विच ऑफ आवर 3 इनोवेशन स्ट्रेटजीज टू परस्यू. तो आप डिटर्मिन करेंगे इन तीनों में से कौन सी इनोवेशन स्ट्रेटजीज को आपको फॉलो करना है. सो इस बेस पे अगर हम देखें, इफ देर आर एनी ट्रेंड रिलेटेड चेंजेस इम्पैक्टिंग, यू शुड क्या करें आप? आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनोवेशन स्ट्रेटजी टू यूज़. तो सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट जो है, ठीक इनोवेटिव स्ट्रेटजी है, यूज़ करने के लिए आइडेंटिफाई करें कि कौन सी कैटेगरी आपको फिट बैठेगी. तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा बी.
39 क्वेश्चन है, इफ द करंट ट्रेंड हाईलाइट्स ए नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ योर कैटेगरी। तो अगर कोई ट्रेंड है, करंट ट्रेंड, वो हाईलाइट करता है आपकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कैटेगरी, मतलब आपकी जो भी बिजनेस है या कैटेगरी है उसमें कुछ नेगेटिव है, तो उसको अगर हाईलाइट कर रहा है करंट ट्रेंड, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें है फाइनली जो 3 ट्रेंड्स थे उसमें लास्ट है, इफ एस्पेक्ट ऑफ द कैटेगरी क्लैशेस विद अनडिजायर्ड आउटकम्स ऑफ अ ट्रेंड सच एज एसोसिएशन विद अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर कोई ऐसी कैटेगरी है वो अनडिजायर्ड आउटकम्स से क्लैश कर रही है, जैसे कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू काउंटरैक्ट दोज चेंजेस। तो उसको फिर क्या करना है, उनको डील करना है, काउंटरैक्ट मतलब डील करना है उन चेंजेस को। कैसे? बाय रीअफर्मिंग द कोर वैल्यूज ऑफ योर कैटेगरी। अपनी कैटेगरीज की ना कोर वैल्यूज के बारे में आपको रीअफर्म करना है, दोबारा बताना है कि हाँ भाई क्या है हमारा कोर वैल्यूज क्या है। सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा एम्फसाइजिंग, मतलब हाईलाइट करना है क्या, योर ब्रांड्स ट्रेडिशनल वैल्यू। ट्रेडिशनल मतलब कोर वैल्यू, जो बेसिक वैल्यू है, विद द काउंटरैक्टिंग एंड अफर्म स्ट्रेटजी। सो काउंटरैक्टिंग एंड अफर्म स्ट्रेटजी के साथ आपको अपनी किस पे फोकस करना है, ब्रांड्स ट्रेडिशनल वैल्यू। इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो होगा सी। 40th क्वेश्चन है, इफ द कंज्यूमर्स न्यू फोकस, जो कंज्यूमर का न्यू फोकस है, हैज़ एन इंक्रीजिंग लैक ऑफ कनेक्शन विद योर ऑफरिंग। तो आपके प्रोडक्ट के साथ उसका लैक ऑफ कनेक्शन है, तो क्या करें। सो इसमें अगर देखें, इफ एनालिसिस रिवील्स एन इंक्रीजिंग डिस्पैरिटी मतलब डिफरेंस बिटवीन योर कैटेगरी एंड कंज्यूमर्स न्यू फोकस। सो जो कंज्यूमर का फोकस है वो कुछ अलग है और आपकी जो कैटेगरी है वो अलग है, तो क्या हो, तो योर इनोवेशन नीड्स टू ट्रांसेंड द कैटेगरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसेंड द कैटेगरी। इसलिए आपका आंसर आ जाएगा, यूज द कंबाइन एंड ट्रांसेंट स्ट्रेटजी टू इंटीग्रेट द टू वर्ड्स। टू वर्ड्स मतलब अपनी कैटेगरी और कंज्यूमर के न्यू फोकस को कंबाइन करने के लिए ट्रांसेंट स्ट्रेटजी यूज कीजिए। इसलिए आंसर हमारा आ जाएगा डी। तो 3 स्ट्रेटजीज थी इसमें। पहली ये थी, व्हेन योर कैटेगरी बेसिक वैल्यू प्रपोजिशन कंटिन्यूज टू बी मीनिंगफुल फॉर कंज्यूमर। सो कंटिन्यूज टू बी मीनिंगफुल फॉर कंज्यूमर, इसका मतलब जो आपकी जो बिजनेस है, जो कैटेगरी है, वो अभी भी मीनिंगफुल है कंज्यूमर के लिए। तो आपको क्या करना है, इन्फ्यूज एन आर्गुमेंट स्ट्रेटजी विल अलाउ यू टू रिनोवेट द कैटेगरी। तो आपको इन्फ्यूज एन आर्गुमेंट स्ट्रेटजी यूज करनी है। लेकिन अगर इन जो डिस्पैरिटी मतलब भिन्नता है किसमें, बिटवीन योर कैटेगरी एंड कंज्यूमर न्यू फोकस, तो आपको ट्रांसेंट वाली स्ट्रेटजी यूज करनी है। ठीक है, तो ये फाइनली तीसरी कौन सी है, जो कैटेगरी अगर क्लैश करे आउटकम से, जैसे कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो ये नेगेटिव आउटकम हो गई। तो फिर क्या करना है, तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास, काउंटरैक्ट दोज चेंजेस बाय रीअफर्मिंग द कोर वैल्यूज ऑफ योर कैटेगरी। तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें ब्रांड की ट्रेडिशनल वैल्यूज, जो कोर वैल्यूज है, उस पर फोकस करना है, मीन्स काउंटरैक्ट एंड अफर्म स्ट्रेटजी यूज करनी है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम समझ सकें कि कैसे किस तरह आपको एक्सप्लेनेशन और बेटर दी जा सकती है, ताकि हम फर्दर वीडियोस को इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू।